नमस्कार। कंठा अमृत जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आज हम राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इतिहास की जो आपकी किताब है उसके पहले अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से पाठ्यक्रम का अंक विभाजन किया गया। आज हम इतिहास के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में आपको बताएंगे। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें पहला अध्याय हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आता है। उसका जो पहला पेज है मैं आपको दिखाती हूँ। पहला पेज जिसमें शुरू में ही एक चित्र दिया हुआ है, आप ये देखिए, आपको नजर आ रहा है। ये चित्र पूरा चित्र है, इसमें प्रतिमा की देवी है, ये लाइन में लगे हुए लोग हैं जो देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऊपर संत महात्मा फरिश्ते आदि दिखाए गए हैं। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम इस चित्र की ही चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। ये आपका पहला चित्र है, चित्र 1, जो 1848 में फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सारियो ने बनाया था, जिसका नाम था विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न, राष्ट्रों के बीच संधि 1848। ये फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, यानी एक ही चित्र में उसने 4 चित्रों का समावेश किया। इस श्रृंखला के पहले चित्र, जो सबसे ऊपर में ये प्रतिमा मैंने अभी आपको बताई थी, चित्र में ये प्रतिमा सफेद कलर की है, तो ये प्रतिमा मैंने आपको दिखाई थी। इस श्रृंखला के पहले चित्र में ही यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। यूरोप के और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष, सभी वर्ग यानी किसी भी जाति धर्म भाषा लिंग के, और स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार एक लंबी लाइन में स्वतंत्रता की प्रतिमा मूर्ति जो मैंने अभी आपको बताई थी कि वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उसके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। यहां भी हम देख सकते हैं कि इनके इस प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे हाथ में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने, इस मूर्ति के सामने, जो हमने चित्र में अभी आपको मूर्ति दिखाई थी, उस मूर्ति के सामने आपको नीचे आप जमीन पर देखिए, निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं, यानी कि जो निरंकुश शासन है उसको समाप्त कर दिया गया है। लोग बाग निरंकुश शासन को नहीं चाहते। निरंकुशता यानी अंकुश ना होना, उसे निरंकुशता कहा जाता है। और आप ये चित्र के साइड में भी आप देख सकते हैं, ये जो स्थान है यहाँ पर नए शब्द लिखा हुआ है, और नए शब्द में पहला ही शब्द है निरंकुशवाद। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ इस पर भी लिखा हुआ है, फ्रांस यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और इसमें जो नए शब्द हैं हमारे निरंकुशवाद। तो पहला जो हमारा नया शब्द है वो है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो। इतिहास में ऐसी राजतंत्र राजशाही सरकारों को, जहां राजा का शासन होता है जो अपनी मनमानी चलाते हैं, राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज, केंद्रीकृत और सैन्य शक्ति पर आधारित होती है, सैनिक बल पर आधारित होती हैं, और ये सरकारें दमनकारी भी होती हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा, आपका पहला ही चैप्टर है समकालीन विश्व में लोकतंत्र, और
उसमें बता रखा है कि पिनोशे की सरकार ने सैन्य तानाशाही के आधार पर आयंदे को हटा दिया था, तख्ता पलट कर दिया था और सैनिक शासन की स्थापना कर दी थी। तो आपको याद आ गया होगा निरंकुश का मतलब है अंकुश ना होना, राजा पर या ऐसी सरकार पर कोई अंकुश ना होना, उसे कहते हैं निरंकुशवाद। तो निरंकुशवाद के ध्वस्त माने बिखरे हुए, नष्ट हुए जो अवशेष हैं वो जमीन पर गिरे हुए दिखाए गए हैं। मैं आपको अभी पहले चित्र का वर्णन कर रही हूं, जो पहला चित्र दिखाया गया है। सारू ने कल्पनादर्श यूटोपिया, कल्पनादर्श यानी यूटोपिया, कल्पना आदर्श यानी जो उसके सपनों में है, ऐसे सपनों का संसार। कल्पनादर्श में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों और समूहों में बटे हुए होते हैं, जो फ्रेडरिक सारी ने बताया है, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। जो उन्होंने ये कपड़े पहन रखे हैं वो उन देशों, उन राष्ट्रों की पहचान के अनुसार है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे, थोड़ा सा और जब हम स्वतंत्रता की मूर्ति के आगे देखेंगे, बहुत जो लंबी लाइन बनी हुई है, इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, दो देशों के नागरिक जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। आपको पता है कि अमेरिका 1776 में आजाद हो चुका था। 13 लैटिन अमेरिकी देशों ने मिलाकर एक संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किया, और वो पहले बिखरे हुए राष्ट्र थे, अलग अलग थे, लेकिन 1776 में अमेरिका को आजादी मिल गई और वो एक राष्ट्र बन गया। देखो, राज्य और राष्ट्र में भी अंतर होता है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझा भी सकती हूँ इसमें। जैसे हम भारत के लोग हैं, भारत एक राष्ट्र है और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम, ओडिशा, ये सब राज्य हैं। तो ऐसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 लैटिन राज्यों ने मिलकर एक राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किया, की स्थापना की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्र और राज्यों में अंतर है। इस प्रतिमा के पास, और फ्रांस जो है बेटे आपको पता होगा अपने क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। इसमें जो दोबारा फिर आपको दिखाती हूँ, ये जो चित्र है इसमें सबसे आगे जो प्रतिमा के पास है वो है अमेरिका और स्विट्जरलैंड के, और इसके बाद ये जो झंडे दिखाई दे रहे हैं ये फ्रांस के हैं। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है प्रतिमा के पास, प्रतिमा मूर्ति के पास ही पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। देखो बेटे, जिस समय फ्रेडरिक सारी ने 1848 में ये चित्र बनाया था, इस चित्र की रचना की थी, उस समय जर्मनी एक राष्ट्र नहीं था। वो उम्मीद कर रहे थे, आशा कर रहे थे कि वो भी किसी ना किसी दिन एक राष्ट्र का निर्माण कर लेंगे। वहां भी जर्मन भाषी रियासतों की छोटे छोटे रियासतें थी जर्मन भाषी की। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग जो इस चित्र में दिखाए गए हैं। चित्रकार ने ईसा सबसे ऊपर बेटे, एक बार फिर मैं आपको ये चित्र दिखा रही हूं, यहां सबसे ऊपर ये, ठीक है, चित्र में जो सबसे ऊपर दिखा रखे हैं चित्रकार फ्रेडरिक सारी ने ईसा मसीह, संत और फरिश्तों का इस्तेमाल किया है जो दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में दर्शाए गए। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए, बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा दी राष्ट्रवाद ने। मैंने आपको पहले ही बताया था कि राष्ट्रवाद एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है, ये देश प्रेम की भावना से उभरता है। ये छोटे छोटे राज्यों को एक बड़े राष्ट्र के रूप
सहायता करता है। तो राष्ट्रवाद एक प्रेम की भावना है, एक भाववाचक शब्द है, एक भावनात्मक शब्द है राष्ट्रवाद। ये 19वीं सदी के दौरान एक ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में बहुत भारी परिवर्तन ला दिए, उथल पुथल मचा दिया और अंत में यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। बेटे, हमारा जो पहला चैप्टर है, आज मैं थोड़ा सा इसका मैं पहले इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आपको पाठ का परिचय दे रही हूँ। राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की मिलजुल कर साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, बहुत पहले से नहीं थी। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से, सरगर्मियों को मिलजुल कर जो उन्होंने संघर्ष किए से निर्मित हुई। इसी पेज पे बेटे एक स्रोत कै दिया हुआ है, स्रोत कै, ये देखिए स्रोत कै। हाँ बेटा, मैं आपको दिखाती हूँ। स्रोत कै अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है। अर्नेस्ट रेनन कौन हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार से राष्ट्र के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो ये स्रोत कै के अकॉर्डिंग दिए गए थे। अर्नेस्ट रेनन कौन थे बेटे? अर्नेस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिनका जन्म 1823 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1892 में हुई। उन्होंने 1882 में सार्बोन विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में राष्ट्र पर अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन ने लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना की कि समान भाषा, नस्ल, धर्म तथा क्षेत्र से भी राष्ट्रवाद बनता है। अर्नेस्ट रेनन के विचार में राष्ट्रवाद क्या है? एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित होता है। तो कहने का अर्थ है कि वो समान भाषा, नस्ल, धर्म, क्षेत्र से राष्ट्र नहीं बनता। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर काम करना और आगे ऐसे और काम करने की इच्छा, एक जन समूह द्वारा जो किया जाता है, इसे भी राष्ट्रवाद कहा जाता है। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व, किसका अस्तित्व? राष्ट्रवाद का अस्तित्व। राष्ट्रवाद का अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं। प्रांत जैसे राज्य, जो हम, जैसे हम हरियाणा प्रांत में रहते हैं तो हम निवासी हैं, लेकिन हम केवल हरियाणवी नहीं, हम भारतीय हैं। राष्ट्र हमारा भारत है, प्रांत हमारा हरियाणा है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का कोई अधिकार है तो वो निवासी को ही है, जो वहां रहने वाला है। किसी देश का विलय करना या किसी दूसरे देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती। एक अच्छा राष्ट्र वही होता है जो दूसरों पर अपना कब्जा नहीं करता। जैसे भारत एक अपना राष्ट्र है, लेकिन इंग्लैंड जिसने 1947 से पहले भारत और न जाने कितने देशों पर कब्जा किया हुआ था, ठीक है, तो भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश पर कब्जा करने की नहीं सोची। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है और ये जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता, स्वतंत्रता खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती।
अतः एक मालिक मतलब तानाशाही। यदि तानाशाही है तो वहां स्वतंत्रता नहीं है। इसी पृष्ठ पर, इसी पेज पर बेटा एक और नया शब्द है, ये है जनमत संग्रह। अर्नेस्ट रेनन ने अपने विचारों में जनमत संग्रह का जिक्र किया है, तो उसके बारे में हम बताते हैं आपको। एक प्रत्यक्ष मतदान, जनमत संग्रह किसे कहते हैं? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए, जिसके द्वारा एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, इसे हम जनमत संग्रह कहते हैं। तो मैं आपको बता रही हूं, ये हमने यहां लिख भी रखे हैं। निरंकुशवाद, कल्पनादर्श यूटोपिया, जनमत संग्रह, ये तीनों जो हैं नए शब्द हैं जो आपको नोट भी करने हैं, अपनी कॉपी में याद भी करने हैं, और जो बातें मैंने बताई हैं उनको अंडरलाइन भी करनी है। इसके बाद बेटे ये तो था हमारा परिचय, पाठ का परिचय कि हम राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए सबसे पहले हम फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार पर चर्चा करेंगे। तो इसके उप विषय है, पहला है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। क्योंकि लेसन बहुत बड़ा होता है, लगभग 28 पेज है पहले पाठ में, तो हम धीरे धीरे करके एक एक उप विषय पर बात करते चलेंगे। आज हम दो उप विषय के बारे में बात करेंगे। पहला फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, और दूसरा है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले आप सब जानते हैं कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति ने ही घोषणा की थी कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वो ही उसकी नियति तय करेंगे। नियति माने भाग्य, यानी कि देश का भाग्य, राष्ट्र का भाग्य लोगों के हाथ में होगा। यानी कि सबसे पहले फ्रांस ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन तीन विचारों को महत्व दिया। फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा होती है। बेटा ये जो पूरा पहरा है आपका, पेज नंबर 5 पर है ये पहरा, इसमें जो आपके अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर है। आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपका सेकंड पहरा है, ये इसमें यहाँ से फ्रांसीसी से शुरू हो गए, पहचान पैदा किया, फिर ये जो लाइनें दे रखी है इनको आपको पॉइंट्स में बनाना है, पॉइंट्स बनाने इसके। ये पहरे में दे रखा है, लेकिन जहां भी सेंटेंस कंप्लीट होता है वहां पे आपको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 इस तरीके से कॉपी में नोट करना है। जिसमें पहला पॉइंट आता है, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। तो ये फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए कुछ कदम उठाए थे, कुछ बातें लागू की थी। उन्हीं में से एक था, उन्होंने एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा बनाया था जिसने पहले वाले राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली। यानी नया तिरंगा झंडा बनाया था जिसमें काला, लाल और सुनहरा, काला लाल रंग थे जो स्वतंत्रता के थे। इसके बाद एस्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा, जिसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। नई नई स्तुतियां रची गई, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की साझी भाषा बनाया गया। जैसे आप सब जानते हैं भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी। तो ऐसे ही फ्रांस की एक राष्ट्रीय भाषा बनाई गई, फ्रेंच। आयात निर्यात में आंतरिक शुल्क समाप्त कर दिए गए, भार और नापने की एक समान व्यवस्था भी लागू की गई। इसके
अलावा बेटे उन्होंने फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद करेगा कि जो दूसरे अन्य देश हैं, जो छोटे देश हैं, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए हैं, उन्हें भी एक राष्ट्र राज्य का बनाने के लिए फ्रांस हेल्प करेगा, मदद करेगा। फ्रेंच सेनाएं 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों तक ले जाने लगी। ये देखो बेटे, इस पे एक चित्र और है, आप यहां देख सकते हैं, दो आपको दिखाई दे रही है, चित्र से दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये चित्र नंबर 2 है। इसमें लिखा गया है एक जर्मन पंचांग। बेटा मैं आपको एक चीज और बताना चाह रही हूँ कि जो भी चित्र होता है उस चित्र के नीचे जो कुछ भी लिखा होता है उससे भी छोटे क्वेश्चंस बनकर आते हैं। आप बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो बाहर का क्वेश्चन आ गया, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस दिया हुआ है उसी में से पेपर बनता है। जो पेपर बनाते हैं वो एनसीईआरटी की बुक लेते हैं, उसमें से ही क्वेश्चंस छांटते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो आपके जो छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, उस चित्र के नीचे जो दिया होता है, लिखा होता है उस चित्र के बारे में, उसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको चित्र नंबर 2 पढ़ के सुना रही हूँ। एक जर्मन पंचांग या तिथि पत्र का पहला पेज है ये, जिसे एंड्रियोस रेबनान ने 1798 में डिजाइन किया था। 1798 में फ्रेंच बास्टील, आपने पढ़ा था, बास्टील का किला फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक है। बास्तील का जो किला था वो जर्मन प्रांत कैसेल में निर्भुत शासन के गढ़ के रूप में चित्रित किया गया है। और इस चित्र में उन्होंने नारा दिया है, लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, यानी अपनी आजादी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें आजादी का महत्व दिखाया गया है इसमें। रेबनान कौन थे? रेबनान एक पत्रकार थे। एंड्रियस रेबनान जिनका पूरा नाम था, वो मेंज नामक शहर में रहते थे, जो जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। जर्मनी के मेंज नामक शहर में रहते थे। ठीक है बेटे। अब फ्रांस में क्या हुआ, धीरे 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 नेपोलियन जो है फ्रांस में आया और नेपोलियन ने फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। नेपोलियन ने निरंकुशवाद की स्थापना की, तानाशाही की स्थापना की। नेपोलियन बहुत फेमस हुआ है, तानाशाही में भी बहुत सारे बदलाव भी उसने किए थे। नेपोलियन ने 1804 में एक नागरिक संहिता बनाई थी, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, कानून के समक्ष सभी को बराबर बना दिया गया, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। इसके अतिरिक्त शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया, यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों को नई नई आजादी चखने को मिली। एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा, एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन आने जाने में आसानी हो गई। तो ये सब 1804 में जो नेपोलियन ने नागरिक संहिता बनाई थी उसके पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। ये आपके अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ये आपके, ये देखिए, ये जो दे रखा है सारा, ये आपके अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इस पूरे पहरे में है और नेक्स्ट पेज पर केवल 2 लाइनें। ठीक है बेटे। ये भी नक्शा दिया हुआ है, आगे देखिए। ये चित्र 3 है जिसमें
जिसमें वियना कांग्रेस 1815 के बाद का यूरोप, ये दिखा रखा है वियना कांग्रेस 1815 के बाद का यूरोप। बेटा अगर कर सको, प्रयास कर सको तो कॉपी में भी ये चित्र बना लेना, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के नाम दिए गए। इसके बाद दिखाते हैं हम यहाँ चित्र नंबर 4। चित्र नंबर 4 ज़्वेब्रेकेन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण नाम से ये चित्र है। जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच फ्रांसीसी सेनाओं द्वारा ज़्वेब्रेकेन शहर पर कब्जा करना है। ये दिखा रखा है कि उन्होंने उनका वृक्ष लगा दिया, मतलब कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी सेनाओं ने अपनी नीली, सफेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है इस चित्र में, जो एक किसान की गाड़ी छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है, जर्मनी भाषा में। आप ये चित्र देखिए, इस चित्र में ये जो पट्टी है, इस पट्टी पर जर्मनी भाषा में लिखा हुआ है, जर्मन में लिखा है, जिसका अनुवाद है हमसे आजादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग्य चित्र है। व्यंग्यात्मक भाषा में लिखा गया चित्र है कि वो जिस भी इलाके में जाते थे, जो फ्रांसीसी सैनिक है, जिस भी इलाके में जाते थे, वहां राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। यहीं बेटे एक और चित्र दिखा रखा है, चित्र नंबर 5। यहाँ दिखा रखा है चित्र नंबर 5। इसमें एक डाकिये को दिखा रखा है, पोस्टमैन को दिखा रखा है। राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग से आते हुए सब कुछ गवा देता है, यानी इसके पीछे जो है वो सब कुछ बिखरा पड़ा है, चलता जा रहा है लेकिन उसके पीछे सब कुछ बिखरता जा रहा है। इस चित्र का क्या अर्थ है? यहाँ नेपोलियन को 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले से, यानी उसके थैले से, बैग से गिरती हर चिट्ठी उन भूभागों के हैं जहां वो हार चुका है, यानी नेपोलियन की हार हो रही थी। तो ये इस चित्र के बारे में बताया गया है, इसको भी आपको नोट करना है। तो बेटा ये हमारा पहला उपविषय पूरा हो गया। अब हम जो दूसरा उपविषय है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अब हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाही, डची और कैंटनों में बटे हुए, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि वो पहले राष्ट्र नहीं थे। सबसे पहले राष्ट्र अमेरिका बना था, जो छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बनाया गया था, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। स्वायत्त मान स्वतंत्र, अपने अपने क्षेत्र थे, किसी का कोई इंटरफेयर, कोई दखलंदाजी नहीं थी। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बनाया गया था। इसमें एल्प्स के टिराल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहां की कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इटली भाषी प्रांत भी थे, जो इटली की इटालवी भाषा बोलते थे। गालिसिया जैसे उत्तर में बोहेमियन, स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग थे। यानी कहने का मतलब यह इस पाठ में बताया गया है कि विभिन्न भाषा बोलने वाले क्षेत्रों के
लोग रहते थे, तब वो राष्ट्र नहीं था। इसके बाद 2.1 में आता है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार उभरा, कहां? फ्रांस में, यूरोप में। तो बेटे इसी पेज पर आपको मैं फिर दिखाना चाहूंगी, जो मैंने यहाँ नोट भी किया है, महत्वपूर्ण तिथियां। आप देखिए आपकी बुक में, आपकी बुक में ये सब महत्वपूर्ण तिथियां लिखी हुई, ठीक है। इसमें बता रखे हैं 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हो गई थी। 1814-15 में नेपोलियन का पतन होना शुरू हो गया था और वियना शांति संधि 1815 में हुई थी। 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ। 1848 में फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगर, मजदूर, किसानों ने बगावत शुरू कर दी। मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्व सरकार के गठन की मांग करने लगा। इटालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते। ये महत्वपूर्ण तिथियां बता रही मैं आपको। 1859 से 1870 के बीच इटली का एकीकरण हुआ। 1866 से 1871 जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं बेटे, ये भी आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है और इनको लिखना है, ताकि आप बाद में इनको याद कर सकें। अब हम पढ़ रहे हैं कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे ज्यादा शक्तिशाली, प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे, अमीर। उस टाइम के कुलीन वर्ग का मतलब है अमीर वर्ग। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के बीच जो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे, उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के हिसाब से छोटा समूह था। जो अमीर थे उस समय वो छोटे कम लोग थे। प्रांत जो ये कुलीन वर्ग था, ये छोटे लोग थे, कम थे इसमें संख्या में। पश्चिमी और यूरोप में विशाल जागीरों में बटी हुई थी और भूदास खेती करते थे। जो छोटे किराएदार खेतीहर थे वो संख्या में ज्यादा थे, जो ये अमीर थे ये संख्या में कम थे, लेकिन इनके पास सबसे ज्यादा जमीन जायदाद थी। इंग्लैंड का औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में 19वीं शताब्दी के दौरान औद्योगिकरण हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो नए श्रमिक वर्ग आए, मध्य वर्ग आए, उन्होंने उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र में लोगों से बने विशेषाधिकार, जो कुलीन विशेषाधिकार थे, जो सामंती थे, कुलीन थे, जमींदार थे, ज्यादा अमीर लोग थे, उनके विशेषाधिकार को समाप्त करने के लिए शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार भी लोकप्रिय हुए। बेटे इसके बाद हम 2.2 है, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। ये उपविषय दिया हुआ इसमें, ये आपका चर्चा करेगा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर इस 2.2 में। इसमें बताइए सबसे पहले उदारवाद क्या है। उदारवाद क्या बेटे? उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लीबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था आजादी और कानून के सामने बराबर, बस इतना। लेकिन राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, जहां निरंकुशवाद ना हो, तानाशाही ना हो, बल्कि
लोगों की सहमति से बनी हुई हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद, निरंकुश शासक और पाद्री वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। कानून के सामने बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में नहीं था। सबको मताधिकार मतलब वोट डालने का अधिकार, सभी को वोट डालने के अधिकार के पक्ष में नहीं था। फ्रांसीसी क्रांतिकारी उदारवाद प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। फ्रांसीसी क्रांति जो संपत्ति विहीन, जिनके पास पैसे नहीं थे, संपत्ति विहीन पुरुष और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्हें कोई वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। केवल सामंती लोगों को, कुलीन वर्ग को, जो ज्यादा टैक्स देते थे, कर टैक्स एक ही बात है, टैक्स अदा कर देते थे, उन्हें ही सभी व्यस्त पुरुषों को वोट डालने का अधिकार था। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत उदारवाद क्या है? उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। मतलब आर्थिक उदारवाद किसे कहते हैं कि जो भी व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य में आंतरिक अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, बेचते हैं, सामान को बेचते हैं, चीजों को बेचते हैं, उन पर जो टैक्स लगाया जाए, जो नियंत्रण लगाया जाए, वो समाप्त कर दिया जाए। ये चर्चा करेगा प्रश्न नंबर 1 है। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। महासंघ यानी राष्ट्र राज्य। इनमें से प्रत्येक को अपनी मुद्रा और नाप तोल की प्रणाली थी। जो पहले की बात है, जो 39 राज्य थे, उनमें सब में अलग अलग नाप तोल की प्रणाली थी, मुद्रा अलग थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। यानी कि उनको टैक्स देना पड़ता था, जैसे टोल टैक्स होता है ना बेटे, ऐसे उनको टैक्स देना पड़ता था। और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क टोल टैक्स उन्हें देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं या वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी नाप तोल की व्यवस्था भी अलग थी। 39 महासंघ थे ना, अतः हिसाब लगाने में भी समय लगता था, टाइम भी वेस्ट होता था। जैसे कपड़े को नापने का पैमाना एलए था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती या बढ़ती रहती थी। ठीक है बेटे, अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो वो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, मेज में वो 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर का होता था। यानी कि एक कपड़े में भी थोड़े थोड़े दूरी पर बदलाव हो जाते थे नाप तोल में। तो उसी समय 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉल वेराइन की स्थापना की गई। जॉल वेराइन, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हुए, क्योंकि 39 राज्य थे ना, 39 छोटे छोटे थे, उनको मिलाकर एक महासंघ बनाया गया। 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया गया था, वो सभी जर्मन राज्य शामिल हुए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 से भी ज्यादा थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीयकरण, एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। अब बेटे ये जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्वेश्चन बनता है, ये अन्य प्रश्नों में से शामिल हो जाता है। जाल वेराइन क्या था? और जाल वेराइन का ये इतना हिस्सा जो है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। जाल वेराइन क्या था? स्रोत खैर दे रखा है बेटे, ये भी एक अन्य प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के अर्थशास्त्री जॉल वेराइन के बारे में आप क्या सोचते थे, वर्णन करें।
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा था कि जॉन बरेन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है। 39 राज्यों का जो छोटे छोटे राज्यों का एक महासंघ जर्मनी बना, तो उनको एक सूत्र में बांधना था जॉन बरेन का उद्देश्य। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितनी बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतनी ही आंतरिक उत्पादकता को भी बढ़ाएगा। उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग ये समझ गए हैं कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है आपको? ये मैं आपको क्वेश्चंस भी साथ साथ बता रही हूँ। 2.3 है, 2.3 है। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, एक नया शब्द आया है इसमें भी, देखिए आप, रूढ़िवाद। ये लास्ट आपका शब्द है नए शब्दों में, रूढ़िवाद। ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है, मतलब पुरानी बातों पर, उन्हीं पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसे ही हम रूढ़िवाद कहते हैं। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, कब हराया था? 1815 में, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। वियना एक जगह का नाम है बेटे। इस सम्मेलन जो यूरोप में है, इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। इसके प्रतिनिधियों ने 1815 में वियना संधि तैयार की। तो ये संधि क्या थी? ये क्वेश्चन भी इसमें हम अन्य प्रश्नों में जोड़ सकते हैं कि 1815 की वियना संधि क्या थी। इसमें फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में दोबारा लाया गया। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर उसने यानी नेपोलियन ने कब्जा किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए ताकि फ्रांस भविष्य में विस्तार ना कर सके, अपनी साम्राज्यवादी सोच को ना बढ़ा सके, दूसरे देशों पर कब्जा ना कर सके। इसके अलावा जिसमें बेल्जियम भी शामिल था, दक्षिण में पिडमांट, जिनेवा जोड़ दिया गया, प्रशा को पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था, नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का महासंघ स्थापित किया था, उसे एस रखा गया, बरकरार रखा गया। पूर्व में यूरोप, रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। और इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। यानी कि यूरोप में फिर से एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित होगी। उदारवादियों, राष्ट्रवादियों द्वारा उठाए गए, लेकिन जो उदारवादी थे, राष्ट्रवादी थे, उन्होंने प्रेस की आजादी का मुद्दा उठाया। क्योंकि प्रेस मतलब अखबार है, मैगजीन है, हमारे न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, उसको बोलते हैं प्रेस की आजादी, ये विचार अभिव्यक्ति की आजादी। तो प्रेस की आजादी का मुद्दा उठाया। इसी में इस पेज पर ही, पेज नंबर 11 पर सबसे नीचे एक चित्र है, चित्र नंबर 6। चिंतकों का क्लब नाम से है ये, 1820 के आसपास बनाया गया। ये एक व्यंग्यात्मक चित्र है। इसमें एक तरफ लिखा है, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। और दूसरी तरफ जो लिखा गया है कि भाई ये पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। वैसे तो समाज पढ़ा लिखा हो गया है, राष्ट्रवादी है, उदारवादी
शिक्षित समाज है, लेकिन फिर भी वो चुप है, यानी तानाशाहियों के सामने झुका हुआ है। ये व्यंग्यात्मक चित्र है। ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए तो सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मुहरे बांटे जाएंगे। यदि कोई बोलना चाहेगा, कोई शिक्षित व्यक्ति अगर बोल रहा है, कोई उदारवादी व्यक्ति, राष्ट्रवादी व्यक्ति यदि तानाशाही के खिलाफ और रूढ़िवाद के खिलाफ अगर कोई विचार प्रकट कर रहा है तो उसका मुंह मोहरों से बंद कर दिया जाएगा, उसको बोलने नहीं दिया जाएगा। ये व्यंग्यात्मक चित्र है। जबकि जितने भी उदारवादी राष्ट्रवादी थे वो प्रेस की आजादी की मांग कर रहे थे। 2.4 है क्रांतिकारी, जो हमारा आज का अंतिम पहरा है, और इसमें आपका जो अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1 है उसका भाग क का आंसर सेकंड पहरे में, दूसरे पहरे में, सेकंड पहरे में दिया गया है। कौन था? 1815 के बाद इटली का एक क्रांतिकारी था जूसेपी मेज़्नी। उसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। वो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। जब उसने क्रांति की तो उसे वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य हैं पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मेज़्नी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। इटली भी एक बड़ा राष्ट्र बनेगा और उसे जोड़कर ही राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही जूसेपी मेज़्नी का उद्देश्य था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। ये जूसेपी मेज़्नी ने कहा था और जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय मेटरनिख थे। मेटरनिख ने कहा था, वो रूढ़िवादी थे, कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन जो है जूसेपी मेज़्नी है, जो रूढ़िवाद को खत्म करके एक नए राष्ट्र के बारे में कह रहा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ भी चित्र 7 दिखा रखा है, जिसमें जूसेपी मेज़्नी और बर्न 1833 में यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना की है। गियाकोमो मोंटेगाजा ने ये चित्र बनाया है। तो आज हमने एक बार फिर से नजर मारते हैं पूरे उस पे अध्याय पे। आज हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो इतिहास का पहला पाठ है, इस पर चर्चा की है। इसके 2 विषय, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। इसके अंदर हमारे 4 नए शब्द आए हैं: निरंकुशवाद, कल्पनादर्श यूटोपिया, जनमत संग्रह, रूढ़िवाद। स्रोत क्या है? अर्नेस्ट रेनल के अनुसार राष्ट्र क्या है और महत्वपूर्ण तिथियां। इसके अतिरिक्त मैंने आपको छोटे छोटे अन्य प्रश्न भी बताए हैं और जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो भी आपको दिखाए हैं। तो आपने ये सारा कार्य करना है और बुक रीडिंग जरूर करनी है, पाठ जरूर पढ़ना है। तो अतः आज हम यहीं पर अपना समापन करते हैं। नमस्कार।